Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज 24 मई 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए लेसन नंबर 12 3 days to see की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। आज की एक्सरसाइज में हम पेज नंबर 129, 130 और 131 पर मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बगौर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 12 3 days to see। आज के लेक्चर में हम इस लेसन की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम पेज नंबर 129, 130 और 131 यानी 131 पर मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले 129 पर मौजूद क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं। कंसल्ट ए डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिक्शनरी की मदद लेते हुए यानी डिक्शनरी को कंसल्ट करते हुए आप दर्ज अल्फाज के मतलब लिखिए। तो फर्स्ट वर्ड है स्लगिश, मीनिंग होगा इनएक्टिव। सेकंड क्विवर, शिवर यानी कांपना। एनिमेट, लिविंग यानी जानदार। पैनोरामा, व्यू आर सीन यानी मंजर। नेक्स्ट वर्ड है बॉयंट, चेयरफुल यानी खुश। नेक्स्ट डॉर्मेंट, स्लीपिंग यानी ख्वाबीदा या सोया हुआ। नेक्स्ट वर्ड है मैनी फोल्ड, मल्टीपल मीनिंग होगा मल्टीपल। कन्वोल्यूशंस मीनिंग होगा क्वाइल्स। नेक्स्ट वर्ड है कलाइडोस्कोपिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ब्राइट कलर्स, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ब्राइट कलर्स। नेक्स्ट वर्ड है एपिकोरियन, प्लेयर सीकिंग, एपिकोरियन प्लेयर सीकिंग। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेंडिंग, अवेटिंग आर एट हैंड। ये दो मीनिंग बाज़ अल्फाज के मैंने दिए हैं, तो आप इनमें से एक बुक पर लिख सकते हैं। इसी पेज पर मौजूद क्वेश्चन बी को सॉल्व करते हैं। इनसर्कल द मोस्ट एप्रोप्रिएट contextual meanings of the underlined words। ख़त कशीदा अल्फाज के मुनासिब मायनी यानी मतलब लिखिए। फर्स्ट वर्ड है apparently means। ऑप्शन ए obviously, ऑप्शन बी as it appears, ऑप्शन सी clearly। तो बेटा इसका आंसर होगा as it appears यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैनीफोल्ड मीन्स। ऑप्शन ए डिफरेंट टाइप्स, ऑप्शन बी मैनी लेयर्स, ऑप्शन सी एन ऑब्जेक्ट। तो आंसर होगा डिफरेंट टाइप्स यानी ए ऑप्शन। नंबर 3 पर देखिए क्विवर मीन्स। ऑप्शन ए टू डेमोन्स्ट्रेट, ऑप्शन बी टू शेक स्लाइटली, ऑप्शन सी टू एक्ट अम्यूजिंगली। तो बेटा इसका आंसर होगा टू शेक स्लाइटली यानी ऑप्शन बी। इन तमाम आंसर्स को मैंने रेड कलर देकर हाईलाइट कर दिया है, तो आप बेटा इसे अपनी बुक पर नोट कर लीजिए। इसी पेज पर मौजूद अब हम ग्रामर के पोर्शन में कंडीशनल टाइप 2 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कंडीशनल टाइप सेकंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन। इस तरह के कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी ऐसे काम या ऐसी बात के बारे में बात करते हैं जिसके होने की तवक्को नहीं होती, और विच इज़ प्योरली इमेजिनेटिव, या फिर ये मुकम्मल तौर पर या खालिसतन तस्वुराती होते हैं।
स्ट्रक्चर बेटा इसका देखें। पहले इफ़ क्लास लेंगे, इफ़ क्लास में आप सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। इफ़ क्लास के बाद रिजल्ट वाली क्लास में आप सब्जेक्ट के बाद वुड, शुड, कुड, माइट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी आई वुड सेट अप ए कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़। अगर आप गौर करें, इफ़ वाले हिस्से में देखें वर का इस्तेमाल किया गया है, यानी सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है, जबकि रिजल्ट वाले हिस्से में जो है वुड का इस्तेमाल किया गया। इफ़ वाली क्लास जो है वो कंडीशनल होती है, यानी शर्तिया होती है, जबकि इस शर्त का जो है रिजल्ट, इस कंडीशन का रिजल्ट नेक्स्ट पार्ट में होता है। तो हम कंडीशन वाले हिस्से में सिंपल पास्ट टेंस और रिजल्ट वाले हिस्से में वुड का इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, अब हम इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए पेज नंबर 130 की तरफ बढ़ते हैं। इस पेज पर मौजूद हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जुमलों की कितनी इकसाम हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। बनावट के लिहाज से फ़िक्रात की 3 इकसाम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल सेंटेंसेस। ऑल मेन क्लासेस कैन स्टैंड एज सिंपल सेंटेंसेस। तमाम मेन क्लासेस जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस होती हैं। When the rest of sentence is removed, जब इस सेंटेंस का बाकी हिस्सा भी रिमूव कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तब भी अपना मफहूम वाज़े कर सकती हैं। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। देखें बेटा, ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसमें इंडिपेंडेंट क्लास नहीं, और ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगी। नेक्स्ट बेटा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 और मोर मेन क्लासेस। एक जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। कौन सी क्लासेस? मेन क्लासेस पर मुश्तमिल होता है, मेन क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट केम एंड द रूम ग्रू डार्क। रात, नाइट केम एंड द रूम ग्रू डार्क, ये एक क्लास और ये दूसरी क्लास। इन दोनों क्लासेस को आपने एंड से मिलाया है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए मिलाया है। याद रखें, जिन सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाया जाता है वो भी कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। और नाइट केम ऑन, ये भी मेन क्लास है, एंड द रूम ग्रू डार्क, ये भी मेन क्लास है। अब नेक्स्ट बेटा देखते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। ए कम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर मेन क्लासेस एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस। एक कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा मेन क्लासेस और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। यानी इसकी एक क्लास जो है वो मेन क्लास होती है, जबकि दूसरी क्लास जो है वो उसकी डिपेंडेंट क्लास होती है। जी बेटा, आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल। ये बेटा देखें मेन क्लास है, ये क्या है? मेन क्लास है। फॉर वट वी हैव अनटिल वी लूज इट। अब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। ये 2 क्लासेस दी गई हैं और इन्हें ज्वाइन करने के लिए, इन्हें मिलाने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल की गई है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर 2 क्लासेस या 2 से ज़्यादा क्लासेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए मिलाया जाए तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिनमें से एक क्लास मेन होगी और दूसरी उसकी डिपेंडेंट होगी। यानी मेन क्लास तो अपना मफहूम वाज़े कर देगी, जबकि डिपेंडेंट क्लास को अपना मफहूम वाज़े करने के लिए मेन क्लास से हेल्प लेना होगी, मेन क्लास को पढ़ना ज़रूरी होगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी बुक के पेज नंबर 131 पर मौजूद क्वेश्चन सी को सॉल्व करते हैं। मैच द हाव्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस।
यानी ये आधे आधे जो जुमले दिए गए हैं दोनों कॉलम्स में, इन्हें आपस में मैच करके एक मुकम्मल जुमला बनाना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि वो मुतलका सेंटेंस का ही हिस्सा हो। इसे बेटा सॉल्व करने के लिए मैंने कॉलम 1 में मौजूद हर सेंटेंस को अपनी तरफ से नंबर दे दिए हैं, यानी जैसा कि 1 2 3 4 5 6। अब कॉलम बी में मैंने वही नंबर मुतलका जो उसका आंसर है उसे दिया है, यानी यहाँ पर कोई ख़ास तरतीब नहीं बल्कि आंसर के मुताबिक मैंने नंबर दिया है। अब इन नंबर्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक बामानी जुमला बन जाएगा। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल, तो इसका आंसर है यू वुड नॉट हैव फॉलन इन। यानी नंबर 1 जो सेंटेंस है उसे कॉलम बी में लास्ट वाले सेंटेंस के साथ मिलाएंगे तो ये बामानी जुमला बन जाएगा। यानी नंबर 1 जो है वो मैंने लास्ट वाले सेंटेंस को दे दिया। अब नंबर वन ये मिलाकर एक बामानी जुमला बनेगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू ईट स्वीट्स ऑल द टाइम योर टीथ वुड गो बैड। नंबर 2 सेंटेंस जो है ये 2 के साथ मिलाएंगे। इफ़ यू ईट स्वीट्स ऑल द टाइम योर टीथ वुड गो बैड। नंबर 3 पर देखिए, इफ़ यू डोंट यूज़ ए मॉस्किटो नेट you may catch malaria. You may catch malaria. Number 4, if you don't keep food in the fridge, it will go bad in hot weather. Number 5 पर देखें, if you cycle with things in your hand, you may fall off. You may fall off. ये देखें नंबर 5 को नंबर 5 से मिला दिया। उसके बाद नंबर 6 पर देखें, इफ़ यू वेव द स्टिक इन द एयर यू माइट हिट समबडी। इफ़ यू वेव द स्टिक इन द एयर यू माइट हिट समबडी। पेज नंबर 131 पर मौजूद क्वेश्चन ई को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन द गिवन कॉलम। दिए गए कॉलम में आपने सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पहचान करके उसके सामने लिखना है कि आया कि ये कंपाउंड है, सिंपल है या कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाली कंजंक्शंस को पढ़ लें। पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि कंपाउंड सेंटेंसेस में इस्तेमाल की जाती है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए मिलाया जाए वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बट, आइदर, और, नाइदर, नॉर, आल्सो, हाउएवर, ओनली, हेंस, एंड, येट, सो वगैरह शामिल हैं। इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी अगर सेंटेंसेस को आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए मिला रहे हैं तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाएंगे। मसलन फॉर, बट, हु, आफ्टर, बिकॉज, वेयर, वाइल, अनलेस, अनटिल, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो, व्हाटएवर, although, before, that, etc. ये बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थी। जी बेटा, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम। बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लिहाजा ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है, शी रोट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। ये बेटा एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, एक ही क्लास है, लिहाजा ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है, वी शैल डाई वन डे आर द अदर फॉर वी आर मॉर्टल। फॉर जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी ये एक क्लास और ये दूसरी क्लास, दोनों क्लासेस को मिलाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल की, लिहाजा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है, दे फिनिश्ड द वर्क इन टाइम। ये बेटा मेन क्लास है, सिंगल स्टेटमेंट है, मेन क्लास है, लिहाजा ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है, माय मदर ऑलवेज
माई मदर ऑलवेज प्रेज फॉर माई सक्सेस, प्रेज फॉर माई सक्सेस, ये भी बेटा एक मेन क्लास है और सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये भी बेटा एक ही क्लास है और मेन क्लास है, ये भी सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, ये एक क्लास और ये दूसरी क्लास। अब इन दोनों क्लासेस को हमने बट से मिलाया है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लिहाजा ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ए गेस्ट हु स्टेज ए लॉन्ग टाइम इज़ नॉट वेलकम, ये एक क्लास हुई और ये दूसरी क्लास हुई। हु जो है, हु के ज़रिए इन दोनों क्लासेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं। हु जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लिहाजा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। आई सून रिटर्न्ड होम बिकॉज आई वॉज अपसेट, आई सून रिटर्न्ड होम एक क्लास, आई वॉज अपसेट दूसरी क्लास। अब इसे बेटा हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी बिकॉज के ज़रिए मिलाया है दोनों सेंटेंसेस को, लिहाजा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। जी बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बखूबी समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।